Good morning, all of you. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Yesterday, we have discussed generally arteries three layers. कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो आर्टरी होती हैं, द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी. जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, उन्हें हम आर्टरी कहते हैं. फॉर डेस्क्रिप्टिव पर्पस, द आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू. थ्री लेयर्स इसमें पाई जाती है. फर्स्ट वन है ट्यूनिका इंटीमा विच इज द इनर मोस्ट लेयर. सेकेंड वन है ट्यूनिका मीडिया विच इज द सेकेंड मोस्ट लेयर. एंड फाइनली आउटर लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर्टरी की जो तीन लेयर होती है, उसमें ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट होती है, और मिडिल जो है वो ट्यूनिका मीडिया होती है, और आउटर मोस्ट जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, या फिर हम उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कह सकते हैं. ट्यूनिका इंटीमा जो है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं. आर्टरी के अंदर ट्यूनिका इंटीमा जो है वो कोई वाल्व का फॉर्मेशन नहीं करती है, लेकिन वेन के अंदर, वेन द ब्लड वेसल्स विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनको हम वेन कहते हैं. तो वेन के अंदर ट्यूनिका इंटीमा जो इनर मोस्ट लेयर होती है, वो वाल्व का फॉर्मेशन करती है, और जो वाल्व की डिजाइन होती है वो सेमी लूनार फॉर्म में होती है. ये वाल्व यूनिडायरेक्शनल होते हैं. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये सिर्फ एक ही दिशा में ब्लड को फ्लो करते हैं, और वो होता है टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने का. ट्यूनिका इंटीमा में एक लोग, ट्यूनिका इंटीमा की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इनको हम एंडोथेलियम कहते हैं. और इनसे एक लोकल हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम एंडोथिलिन हार्मोन कहते हैं. वेनेवर रिक्वायर, जब कभी भी जरूरत पड़ती है, तो ये एंडोथिलिन हार्मोन जो है वो स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करता है. स्मूथ मसल्स कौन सी? जो ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है, उनमें ये कॉन्ट्रेक्शन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको पता ही है, मैंने पहले भी जब आपको टिश्यू पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताए थे कि जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, these epithelium tissue are supported or founded by the basement membrane. ठीक है. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है. सेकंड वन है आपकी ट्यूनिका मीडिया. दिस इज द थिकेस्ट इन मिडिल लेयर. दिस इज द थिक इन मिडिल लेयर. मिडिल लेयर के अंदर, मिडिल लेयर जो है ये सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है. यदि आप ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटीमा तीनों में कंपैरिजन करते हैं, तो एलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल्स फाइबर सबसे ज्यादा आपको ट्यूनिका मीडिया में मिलेंगे. इट इज कंपोज्ड ऑफ एलास्टिन एंड स्मूथ मसल्स फाइबर. ये एलास्टिक और स्मूथ मसल से बनी हुई होती है. मोस्ट ऑफ विच आर अरेंज्ड इन सर्कुलर लेयर. जो स्मूथ मसल्स है वो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर का मतलब आप गोल 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 अरेंज होती हैं. ये स्मूथ मसल्स जो है कोलेजन फाइबर के फ्रेमवर्क के साथ भी अटैच होती है. ये मैंने आपको कल के डायग्राम में यहाँ बताया था, शायद मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ा दी थी. ये देखिए, ये जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, जिसको हम एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कोलेजन फाइबर है, जो कि इनको एक्स्ट्रा सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं. ओके. मेन बात यह है कि ट्यूनिका मीडिया जो है, इसको, इसमें ये दो प्रोसेस होते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडायलेटेशन. आप हमेशा, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इसमें क्या है, अपोजिट मैकेनिज्म होता है, वो आप याद रखेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप. अपोजिट कैसे, वो मैं आपको बताऊं. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है डिक्रीज और डिक्लाइन या रेड्यूस ब्लड फ्लो.
जब स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाएगा। ल्यूमन का मतलब वो ओपनिंग जिसके अंदर होकर के ब्लड बहता है, वो ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगी, उसको हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। और वैसोडाइलेशन में क्या होगा, ल्यूमन जो है वो डायलेट हो जाएगा, ल्यूमन चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ब्लड का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अपोजिट हुआ। तो आप ये थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नंबर थर्ड है ट्यूनिका एक्सटर्ना। This outermost layer is the tunica externa or adventitia, consists of collagen elastic fibers that protect blood vessels and anchor in which providing added strength. ट्यूनिका एक्सटर्ना मजबूत लेयर होती है, ये ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस आल्सो अनेबल आर्टरीज टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इस लेयर के अंदर भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट यानी फैलने की और सिकुड़ने की काबिलियत होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। द ट्यूनिका एक्सटर्ना इन वेन आल्सो कंटेन ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर। जो नर्व वेन होती हैं, उन वेन के अंदर जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, वो ट्यूनिका एक्सटर्ना में स्मूथ मसल्स फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन कह रही। ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे ये देखिए, ये ल्यूमन होता है, ये एक आर्टरी का ल्यूमन है और एक ये वेन का ल्यूमन है। तो आर्टरी के ल्यूमन के अंदर आप देखिए देयर इज नो वाल्व प्रेजेंट। और यहाँ पे आप देखिए जो एंडोथीलियम है, यानी इनर मोस्ट जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, उस ट्यूनिका इंटीमा की इनर मोस्ट लेयर में वाल्व का फॉर्मेशन हो रहा है। सेमी ल्यूनार वाल्व का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ब्लड को एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं। ट्यूनिका इंटीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज द ट्यूनिका इंटीमा विच एंकर विद द ल्यूमन, जो कि ल्यूमन के साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद में ट्यूनिका मीडिया जो है आपकी ये इनर मोस्ट लेयर है, और सबसे लास्ट में ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है। कैपिलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, आपको पता है आर्टरी जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू द आर्टेरियोल, आर्टेरियोल डिवाइडेड इनटू द कैपिलरी। कैपिलरी जो है वो इंटरकनेक्टेड रहती है किसके साथ में? वेन्यूल के साथ में। और वेन्यूल जो है वो यूनाइट होकर के बनाते हैं वेन। और सारी वेन जो है वो अपने वीनस ब्लड को ड्रेन करती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में। अब हमने आपको ये बताया कि आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट्स ब्लड सप्लाई करने का काम आर्टरी का होता है। लेकिन एनाटॉमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे आर्टरी को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहली है एलास्टिक आर्टरी। एलास्टिक आर्टरी होती है जिसको हम कंडक्टिंग आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड है मस्कुलर आर्टरी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी भी कहते हैं। और कुछ राइटर मस्कुलर और डिस्ट्रीब्यूटिंग को अलग रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मस्कुलर और डिस्ट्रीब्यूटिंग को एक ही रखा है। तो आप इसको दो आर्टरी भी, दो टाइप भी कह सकते हैं, तीन टाइप भी कह सकते हैं आप इसको ना। आप इनको दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, और आप इन दोनों को कंबाइंड भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। सबसे पहली है, कुछ राइटर तो इलास्टिक और कंडक्टिंग दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो इस तरह से वो चार डिवाइडेशन कर देते हैं। लेकिन अपन ने यहाँ पे इनके दो ही डिवाइडेशन रखे हैं, दोनों को मिला के हम बता रहे हैं आपको। इलास्टिक आर्टरी क्या होती है? द ब्लड वेसल्स दैट, ध्यान से सुनिएगा कि आर्टरी के टाइप्स कितने होते हैं। आर्टरी हमने बोल तो दिया कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से निकलती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हमने आर्टरी को फोर टाइप्स या डिवाइड किया है। सबसे पहला है इलास्टिक आर्टरी। द ब्लड वेसल
The blood vessels that carry blood away from the heart is called an elastic artery. हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उनको हम elastic artery कहते हैं. These types of artery have relatively thick wall that can withstand the high pressure of blood ejected from the heart. इन आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो इतनी मोटी होती हैं कि जब हार्ट से ब्लड इजेक्ट किया जाता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को पंप किया जाता है आयोटा में, तो उस समय उसके प्रेशर को झेलने की ताकत जो है इन आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होती है, इन इलास्टिक आर्टरी में. क्यों? क्योंकि इनकी वाल जो है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है. ओके. However, those close to the heart have the thickest wall. इसका मतलब जो आर्टरी हार्ट के जस्ट क्लोज में है उनके अंदर थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होती है. दे कंटेनिंग ए हाई परसेंटेज ऑफ elastic fibers in three tunics. इनकी जो थ्री ट्यूनिक्स है, ट्यूनिक्स का मतलब होता है लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स की जो तीनों ट्यूनिक्स हैं, जिनको हम ट्यूनिक्स बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, उनको हम कलेक्टिवली ट्यूनिक्स कहते हैं. तो जो ट्यूनिक्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में elastic फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है. दिस टाइप ऑफ आर्टरी इज नोन एज elastic आर्टरी. इसलिए हम इसको elastic आर्टरी के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि elastic फाइबर इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. Vessels larger than 10 mm in diameter are typically elastic. मतलब जो ब्लड वेसल से है, elastic आर्टरी जो ब्लड वेसल से, इनका डायमीटर आपको मोर देन जो है वो 10 मिलीमीटर से भी डायमीटर ज्यादा मिलेगा. 10 mm इन डायमीटर या इससे ज्यादा भी आपको elastic आर्टरी में मिल सकता है. Their abundant elastic fibers allow them to expand. ध्यान दीजिएगा, लाइन इसमें दो तीन लाइन बहुत अच्छी है. Their abundant elastic fibers allow them to expand as blood pump from the ventricles passes through them. जब वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल कौन सा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी भी इलास्टिक आर्टरी का ही एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा. जब, खैर मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसके आगे. जब वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से पंप किया जाता है तो इनमें एक्सपेंशन की क्वालिटी पाई जाती है, यानी ये हल्की सी एक्सपेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इजीली पंप आउट कर दिया जाता है. और देन टू रिकॉइल आफ्टर द सर्ज हैज पास्ड. सर्ज हैज पास्ड का मतलब जैसे ही वो ब्लड पंप होकर के उस ब्लड वेसल से गुजरा, तो गुजरते ही ये ब्लड वेसल्स वापस अपनी नॉर्मल एक्सपेंशन जो इन्होंने किया था, जो इनमें ये थोड़ी सी हल्की सी जो डायलेट हुई थी, ये वापस से रिकॉइल हो जाती हैं. रिकॉइल का मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस से लौट आती हैं. बिकॉज artery wall would have to become even thicker in response to increased pressure. जैसे यदि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आर्टरी वाल भी जो है वो मोर ज्यादा थिकर हो जाती है. एन elastic artery is also known as conducting artery. elastic artery को आप conducting artery के नाम से भी जानते हैं. कुछ इसको अलग लिखते हैं, कुछ इसको इसी में इंक्लूड कर लेते हैं. elastic artery को हम conducting artery भी कहते हैं. क्यों? Because the large diameter of lumen enable it to accept a large volume of blood from the heart and conduct it to smaller branches. क्यों? क्योंकि ये जो elastic artery होती हैं, इन elastic artery का lumen का जो diameter होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट, जितनी भी ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ जाए उस सभी प्रेशर को ये मेंटेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अपने आप को ये ब्लड वेसल्स एडजस्ट कर लेती हैं. कहने का मतलब, किसी व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर में तो ब्लड बहुत तेजी से बहुत तेज अमाउंट में बहेगा ना. तो कैसी भी, कितना भी मात्रा में ब्लड हो या कितनी भी हाई प्रेशर से ब्लड हो, इन सबको ये आर्टरी अपने ल्यूमन के एक्सपेंशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेती है. ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ. तो जैसे ही बहुत हाई प्रेशर से ब्लड जो है इन इलास्टिक आर्टरी में पहुंचता है,
उसके बाद वो उस ब्लड को अपने साथ जुड़ी हुई जो अदर्स जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वो उस ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। इसलिए इनको हम कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहते हैं। इलास्टिक आर्टरी, अब इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले तो इलास्टिक आर्टरी का मेन एग्जाम्पल है आपका अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, सब जिनको हम ग्रेट ब्लड वेसल्स कहते हैं। ग्रेट ब्लड वेसल्स, महान धमनी, महान आर्टरी होती हैं, ये बड़ी वेसल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती है, बहुत मजबूत होती है। कितने भी प्रेशर से ब्लड इनके अंदर से बहे, ये अपने आप को एक्सपेंड करके उसके प्रेशर को कंट्रोल करने की पावर इनके अंदर होती है। लेकिन इनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इलास्टिक जो आर्टरी हैं इनके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता। हालांकि ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, हालांकि इलास्टिक आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी स्मूथ मसल्स यदि इलास्टिक आर्टरी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे स्मूथ मसल्स जो है वो सब्सटेंशियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। सब्सटेंशियल फॉर्म का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ये इलास्टिक आर्टरी के अंदर बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, तो मैंने आपको बताया जब बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेती हैं उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जो हल्का सा एक्सपेंड हुआ ना, उसको वापस से रिकॉइल भी तो होना है। तो उसको रिकॉइल करने के लिए जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और इतना सा ही होगा कि वो जितनी हल्की सी एक्सपेंड हुई थी उतनी हल्की सी वापस रिकॉइल हो जाए। बाकी आप मेन जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का फंक्शन होता है स्मूथ मसल्स का, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट जो है अपने ब्लड को तो हर हालत में बॉडी में पंप कर देगा। ऐसी कोई वजह नहीं बनेगी अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की वजह से कि ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर ही ना निकले। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का ऐसा कोई कारण नहीं बनेगा यहाँ पे। साथ ही साथ जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी आगे, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी आगे चल करके राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है ना। तो वहां पर जो राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो कंडक्टिंग आर्टरी। सेम ऐसे ही जब अयोटा में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अयोटा में पंप कर दिया जाता है, तो वहां पर अयोटा जो है वो आगे चल करके असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा और डिसेंडिंग अयोटा की जो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांच है वो तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उन ब्रांचेस में ब्लड को पंप कर देता है। तो जो ब्रांचेस हैं, जो ब्लड वेसल्स है जो अयोटा के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, उन ब्रांचेस को हम कंडक्टिंग आर्टरी कहते हैं। तो यही है एक इलास्टिक आर्टरी। तो इसलिए आप इलास्टिक आर्टरी को कंडक्टिंग आर्टरी भी कह सकते हैं, या कंडक्टिंग आर्टरी को आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, दोनों में कोई इश्यू नहीं है। इनको हम कंडक्टिंग आर्टरी क्यों कहते हैं? बिकॉज द लार्ज डायमीटर ऑफ ल्यूमन अनेबल इट टू एक्सेप्ट ए large volume of blood from the heart and conduct it to smaller branches, और वो स्मॉल ब्रांच में उनको कंडक्ट कर देता है, भेज देता है। aorta aorta and its major branches are type of elastic artery. These arteries also contain substantial amount of smooth muscles, but they are relatively inactive in vasoconstriction. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के मामले में स्मूथ मसल्स, कौन सी स्मूथ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन इलास्टिक आर्टरी, जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। द ब्लड फ्लोज कंटिन्यूअसली रेदर देन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग विथ ईच हार्ट बीट। प्रत्येक हार्ट बीट के साथ में ब्लड फ्लो ना तो स्टार्ट होता है ना रुकता है, ये तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। ये इन आर्टरी की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आपकी आती है मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर और डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी। These muscular distributing arteries are deliver blood to specific organ and accounts for
मोस्ट ऑफ द नेम्ड आर्टरीज, ये लाइन देखिएगा आप, एंड अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द नेम्ड आर्टरीज। मस्कुलर जो आर्टरी होती हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी भी कहते हैं, या फिर आप उनको अलग से डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी हम कह सकते हैं। आप दोनों को मिला के लिख दीजिए, अलग लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। मस्कुलर जो आर्टरीज है ये वो आर्टरी होती हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है या आर्टीरियल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, और इनका नाम जो है मोस्टली उस ऑर्गन के नाम के आधार पे ही रखा गया है। 99% केस में आप ये देखेंगे कि जो आर्टरी का नाम होगा वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई दे रही है। एग्जाम्पल के लिए आप मस्कुलर आर्टरी के एग्जाम्पल आप देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहीं से चलिए, आप ईसोफेजियल आर्टरी, ईसोफेगस को सप्लाई दे रही है, ये मस्कुलर आर्टरी का एग्जाम्पल है। कोरोनरी आर्टरी मस्कुलर आर्टरी का एग्जाम्पल है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। रीनल आर्टरी जो कि मस्कुलर आर्टरी है, रीनल को ब्लड सप्लाई दे रही है। गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टोमक को सप्लाई दे रही है। स्प्लीनिक आर्टरी जो स्प्लीन को सप्लाई दे रही है। हेपेटिक आर्टरी जो हेपेटिक यानी लीवर को ब्लड सप्लाई दे रही है। पैनक्रियाटिक आर्टरी जो पैनक्रियास को सप्लाई दे रही है। तो इस तरह से आप जो है लिंगुअल आर्टरी जो लिंगुअल रीजन यानी कि माउथ में जो लिंगुअल रीजन है उसको सप्लाई दे रही है। तो एक एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। यूट्राइन आर्टरी जो यूट्रस को सप्लाई दे रही है। वेजाइनल आर्टरी जो वेजाइना को सप्लाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द नेम्ड अकाउंट्स, यह लिखा अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द नेम्ड आर्टरी, इनका नाम ऑर्गन के नाम के आधार पे जो है मोस्टली इनका नाम जो है वो रखा गया है। अब देखिए फर्दर फ्रॉम दी हार्ट, जैसे ही एलास्टिक आर्टरी से ब्लड जो है वो मस्कुलर आर्टरी में पहुंचता है, वेयर द सर्ज ऑफ ब्लड हैज डिमिनिश्ड, तो थोड़ा वहां पे ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाता है। किसमें? जब एलास्टिक आर्टरी से ब्लड मस्कुलर आर्टरी के अंदर एंटर करता है, करेगा कि नहीं करेगा? मरे करेगा ना। तो वहां पे मस्कुलर आर्टरी में ब्लड प्रेशर जो है वो डिमिनिश्ड हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रेशर तो डाउन होता जाता है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, पता है आपको। द परसेंटेज ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एन आर्टरी ट्यूनिका इंटीमा डिक्रीज, इस मस्कुलर आर्टरी की जो इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटीमा लेयर होती है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर की जो मात्रा है वो कम होती है, बट द अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स इन ट्यूनिका मीडिया इंक्रीज, लेकिन ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जबकि जबकि आप उल्टा देखिए, इलास्टिक में क्या था? इलास्टिक के अंदर जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसके अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा थे, लेकिन स्मूथ मसल्स कम थी। यहाँ पे मस्कुलर आर्टरी में क्या हो रहा है? यहाँ पे मस्कुलर आर्टरी में ट्यूनिका इंटीमा में इलास्टिक फाइबर जो है वो कम प्रेजेंट है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो है उसके अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। द आर्टरी इज डिस्क्राइब्ड एज ए मस्कुलर आर्टरी, इस आर्टरी को मस्कुलर आर्टरी भी कहते हैं। द डायमीटर ऑफ मस्कुलर आर्टरीज आर अराउंड 0.1 mm टू 10 mm, जो आर्टरी है इनका डायमीटर लगभग 0.1 से 10 mm के बीच में होता है। Their thick tunica media allows muscular arteries to play a leading role in vasoconstriction. ट्यूनिका मीडिया जो इनर मोस्ट लेयर, वो ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेयर होती है मस्कुलर आर्टरी में, वहां पर बहुत ज्यादा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होने की वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है मस्कुलर आर्टरी में। डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, distributing artery refer to that when muscular artery branches to distribute blood to the vast network of arterioles. For this reason, a muscular artery is also called a distributing artery. देखिए जो मस्कुलर आर्टरी है,
आगे चल करके जब वो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। अब एक एग्जांपल के ले लीजिए, जो आपके क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी है जो किडनी को ब्लड सप्लाई देती है, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई। तो जब किडनी में ये आर्टरी एंटर करेगी, जब किडनी में ये आर्टरी एंटर करेगी तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। पिरामिडल ब्रांचेस, प्रॉक्सिमल ब्रांचेस, आपके मेडुलरी ब्रांचेस, कॉर्टिकल ब्रांचेस, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी हैं जो प्रत्येक एक एक हिस्से तक पहुंचती हैं। सेम एज लाइक जो अब्डोमिनल अयोटा है उसकी एक ब्रांचेस है। दूसरा आप एक एग्जांपल देखें तो अब्डोमिनल अयोटा की एक ब्रांचेस होती है सिलियक ट्रंक। ये सिलियक ट्रंक मस्कुलर आर्टरी का एग्जांपल है। लेकिन सिलियक ट्रंक आगे चल करके डिवाइड होगा तीन में, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी। तो ये तीन जो ब्रांचेस हो गई ये डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी हो गई। इसी तरीके से जब आप किसी भी बड़ी वेसल, जब हेपेटिक आर्टरी लीवर में एंटर करती है तो वो फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। राइट हेपेटिक ब्रांचेस, लेफ्ट हेपेटिक ब्रांचेस। क्यों लीवर की दो लोब्स होती हैं? वैसे तो चार लोब होती है लीवर की, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं तो दो लोब होती है, राइट हेपेटिक लोब और लेफ्ट हेपेटिक लोब। तो वही हेपेटिक आर्टरी डिवाइड हो गई दो ब्रांचेस में, राइट हेपेटिक ब्रांच और लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच। तो इसका मतलब वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी है। अब यही डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी एक वास्ट नेटवर्क बनाती है छोटी छोटी ब्रांचेस का, जिनको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। तो आप एक मस्कुलर आर्टरी को डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि देखिए, जब हार्ट से ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर रहा है। तो यहाँ सब जो ब्लड आ रहा है इधर की तरफ वेन में ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड है, और इधर जो आ रहा है ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो एलास्टिक आर्टरी है ये मोस्टली हार्ट में, यानी अयोर्टा जो है, इट इज द अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज द मेन एग्जांपल ऑफ एलास्टिक आर्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिडिल एंडोथीलियम है इसमें ल्यूमन प्रेजेंट है। जो ट्यूनिका मीडिया है ये देखिए आप, यहाँ ये रेड वाली जो आप देख रहे हैं लेयर, ये ट्यूनिका मीडिया है। अब यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स कितनी सी प्रेजेंट है, लेकिन मस्कुलर आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया में देखिए स्मूथ मसल्स कितनी ज्यादा प्रेजेंट है। आप इनके उससे ही देख लीजिए, जो रेड रेड ये स्पॉट हो रहे हैं ये वाले, ये इसमें कितनी ज्यादा है देखिए आप, स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स मस्कुलर आर्टरी में कितनी ज्यादा प्रेजेंट है। यहाँ वैसे ही आप देख सकते हैं इलास्टिक आर्टरी की जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो थिक वाल है। लेकिन मस्कुलर आर्टरी के अंदर यदि आप ट्यूनिका एक्सटर्ना देखेंगे तो वो इतनी मोटी नहीं है। यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी है मस्कुलर आर्टरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल्स ज्यादा प्रेजेंट है। ऐसे ही यदि आप आर्टीरियोल को देखेंगे तो आर्टीरियोल जो है उसमें स्मूथ मसल जो है वो ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होती हैं। एंडोथीलियम और आउटर मोस्ट जो लेयर है एक्सटर्ना, वो बहुत पतली, बहुत थिन लेयर होती है। और यदि आप कैपिलरी को देखेंगे तो कैपिलरी तो केवल एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथीलियम टिश्यू। आर्टेरियोल जो है आगे चल करके जो स्मॉलर फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, उन कैपिलरीज को यदि हम देखते हैं तो वो तो सिंगल लेयर, एक पतली झिल्ली है एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई, उसमें तो कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो वहां पे क्यों, आपको पता है कि किसी भी, मैंने आपको कई बार ये बात बता रखी है, कोई भी एक्सचेंज यदि होना है तो वो कैपिलरी लेवल पे होगा। इन लेवल पे होगा क्या? नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही आप इधर देख लीजिए, ये हम पढ़ेंगे अभी तो, ये लार्ज वेन है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवल लार्ज वेन का एग्जांपल है। मीडियम साइज्ड जो वेन है, जो आर्टरी मैंने आपको अभी एक दो नाम बताए थे, उन्हीं नाम से आप आर्टरी भी, उन्हीं नाम से आप वेन भी ले सकते हैं। हेपेटिक आर्टरी बोली तो आप हेपेटिक वेन ले लीजिए, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, रीनल आर्टरी रीनल वेन, स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीनिक वेन, पेनक्रियाटिक आर्टरी पेनक्रियाटिक वेन, यूट्राइन आर्टरी यूट्राइन वेन।
वेजाइनल आर्टरी, वेजाइनल वेन, इन्हीं नाम से आप वेन उठा लीजिए। तो मोस्टली दे अकाउंट एज द नेम ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी का नाम है मोस्टली वही, जहां जहां जो चेंजेस होंगे वो हम आपको बताएंगे भी, पर मोस्टली अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि अधिकांश केस में उस ऑर्गन के नाम के आधार पे ही आर्टरी और वेन का नाम भी रखा गया है। जैसे ब्रेन को हम सेरेब्रम कहते हैं, तो सेरेबेरम, सेरेबेलम आर्टरी, सेरेब्रम आर्टरी, आप इस तरीके से। थायराइड ग्लैंड है तो उसका नाम भी थायराइड आर्टरी हो गया। ये है, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। आर्टेरियोल्स आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस वेसल्स, इनको हम रेसिस्टेंस वेसल्स भी कहते हैं, आर स्मॉलर डायमीटर आर्टरीज रेंजिंग फ्रॉम 0.3 mm टू 10 mm इन डायमीटर। इनकी रेंज आपको 0.3 से लेके 10 mm डायमीटर तक मिलेगी। आर्टेरियोल्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ ब्लड फ्लो कंट्रोल, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आर्टेरियोल जो है वो सबसे प्राइमरी साइट होती है। Arterioles are abundant microvessels that maintain blood flow in capillary network of body tissue. Arterioles contain a peripheral layer of vascular smooth muscles that can control blood flow and distribution within the organ. Arterioles have a thin intima. देखिए अब आप, आर्टेरियोल्स हैव ए थिन इंटीमा, इनकी जो इंटीमा है वो थिन होती है। इंटीमा का मतलब इनर मोस्ट लेयर, वो थिन होती है। विथ ए थिन फेनिस्ट्रेटेड स्मॉल परफोरेटेड, मैं बताऊंगा फेनिस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है। फेनिस्ट्रेटेड इंटरनल इलास्टिक लेमिना दैट डिसअपियर एट द एंड, यानी कि इस इस आर्टेरियोल के अंदर जो ट्यूनिका इंटीमा, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, वहां पर फेनिस्ट्रेटेड जो पोर्स होते हैं, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड में समझाऊंगा, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। द आर्टेरियोल एडवेंटिशिया इज कंपोज्ड ऑफ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। इन आर्टेरियोल की जो एक्सटर्नल लेयर है, जिसको एडवेंटिशिया कहते हैं, वो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसके अंदर माइलिनेटेड सिंपैथेटिक नर्व्स पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्लड वेसल्स का फंक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बिकॉज स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और स्मूथ मसल्स को कंट्रोल जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस से किया जाता है। तो यहाँ पर जो आर्टेरियोल की जो एक्सटर्नल लेयर है, प्रेशर को रेगुलेट जो है, कंट्रोल जो है वो आर्टेरियोल लेवल पे मोस्टली किया जाता है। नेक्स्ट आ रही है कैपिलरीज। आर्टेरियोल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। The microscopic capillaries are the smallest blood vessels that supply blood to the tissue themselves. टिश्यू और सेल तक आर्टेरियल ब्लड की अप्रोच बनाने के लिए जो स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो फाइन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज कहते हैं। और टिश्यू की फ्यूजन के थ्रू, टिश्यू तक ये परफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं।
exchange of gases and other substance occur in the capillary between the blood and the surrounding cells and their tissue fluid. इसका मतलब कैपिलरी लेवल पे ही जो है वो गैस और किसी भी सब्सटेंस का ब्लड और उसकी सराउंडिंग सेल्स या टिश्यू के अंदर यदि एक्सचेंज होना है तो वो इसी लेवल पे होना है, कैपिलरी लेवल पे होना है. द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ल्यूमन इज अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर. एक कैपिलरी का जो डायमीटर होता है वो लगभग 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है. The smallest are just barely wide enough for an erythrocyte to squeeze through. इसका मतलब आप समझ लीजिए, इनका डायमीटर इतना छोटा होता है कि सिर्फ एक ब्लड वेसल्स जो है ना, कौन सी, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, वो स्क्वीज हो करके, स्क्वीज का मतलब होता है आपस में मुड़ करके और इससे बाहर निकल सकती हैं. सिर्फ इतना बड़ा इनका डायमीटर होता है, इससे बड़ा नहीं होता है. ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज कॉल्ड माइक्रो सर्कुलेशन. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं. द वॉल ऑफ ए कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल लेयर सराउंडेड बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच ऑकेजनली स्मूथ मसल फाइबर. जो कैपिलरी है इनकी वॉल जो है वो एंडोथेलियल लेयर से बनी हुई होती है. इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ऑकेजनली का मतलब कहीं कहीं इनमें स्मूथ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं. कहाँ होते हैं, वहां क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, वहां क्यों होते हैं, इनका अपन कहीं एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको ये चीज जरूर समझाऊंगा. देयर इज सम वेरिएशन इन वॉल स्ट्रक्चर. इनकी जो वॉल होती है, कैपिलरी की जो वॉल होती है, दीवारें जो होती है, उनके स्ट्रक्चर में कहीं कहीं आपको फर्क देखने को मिलेगा. हमारी पूरी बॉडी में जितनी कैपिलरीज हैं वो सभी कैपिलरीज एक जैसी स्ट्रक्चर की नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कैपिलरी के जो है वो 3 फॉर्म होते हैं: कंटिन्यूअस कैपिलरी, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी और साइनसोइड कैपिलरी. ये कैपिलरी के 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है कंटिन्यूअस कैपिलरी, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी और साइनसोइड कैपिलरी. ये आप देखिए, ये अपना जो मेन डायग्राम है ये है अपना. ये फर्स्ट वन जो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस कैपिलरी है. दिस वन इज द fenestrated capillary and this one is the sinusoidal capillary. फर्स्ट वन देखिए आप, कंटिन्यूअस कैपिलरी क्या है. कंटिन्यूअस कैपिलरी आर द लीस्ट परमिएबल एंड मोस्ट कॉमन. पहले तो आप इस चीज को देखिए कि जो कंटिन्यूअस कैपिलरी होती हैं ये लीस्ट परमिएबल होती हैं, यानी इनमें परमिएबिलिटी की कैपेसिटी कम पाई जाती है. परमिएबिलिटी की कैपेसिटी इनमें कम पाई जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा होती हैं. ये मोस्टली आपके स्किन, आपकी मसल्स, लंग्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके अंदर ये मोस्टली पाई जाती है. ऑफन हैव एसोसिएटेड पेरिसाइट्स. इनके अंदर पेरिसाइट्स सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. पेरिसाइट सेल्स क्या होती हैं, जानते हैं आप पेरिसाइट सेल्स के बारे में? पेरिसाइट सेल्स क्या होती हैं, एनीबॉडी? पेरिसाइट सेल्स क्या होती हैं? पेरिसाइट सेल्स वो होती हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटेक्ट बैरियर का फॉर्मेशन करती है. पेरिसाइट्स जो सेल्स हैं ये वो सेल्स होती हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटेक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन करती हो, ताकि कोई भी चीज. अब एक एग्जांपल के आप देख सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वहां पे पेरिसाइट्स सेल्स प्रेजेंट है, बनता ब्लड
ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बनता आपकी एस्ट्रोसाइट्स से है, बट एस्ट्रोसाइट्स आर रिजेंबल टू पेरिसाइट्स, इसलिए हम इनको यहाँ पे पेरिसाइट्स कहते हैं। पीनोसाइटोटिक वेसिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पीनोसाइटोटिक का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया है। पीनोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं बताया था, फेगोसाइटोसिस वर्सेस पीनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, जिसमें मैंने फेगोसाइटोसिस के लिए कॉमन वर्ड लिखा था ईटिंग द सेल, सेल और ड्रिंकिंग। पीनोसाइटोसिस के लिए लिखा था ड्रिंकिंग द सेल, याद है। तो यहाँ पे पीनोसाइटोटिक वेसिकल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स लैक इंटरसेलुलर क्लेफ्ट एंड हैव टाइट जंक्शंस अराउंड देयर एंटायर पेरीमीटर। दिस इज द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। आजी कोई पूछ रहा था अभी कुछ। इन ब्लड वेसल्स के जो पोर्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके जो जंक्शंस होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि कोई चीज इजीली इनसे बाहर ना निकले। इसीलिए ये एक तरीके से मैंने आपको बताया ब्रेन के अंदर ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। और इस प्रकार की जो कैपिलरीज हैं उनको हम कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैव लार्ज फेनिस्ट्रेशन। फेनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पोर्स, छोटे छोटे छिद्र जो है इन कैपिलरीज के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं। और दे हैव इंक्रीज परमिएबिलिटी। कंटिन्यूअस जो कैपिलरी थी वो लीस्ट परमिएबिलिटी थी, लेकिन फेनिस्ट्रेटेड जो कैपिलरी है ये इंक्रीज परमिएबिलिटी है, इनमें बहुत ज्यादा परमिएबिलिटी पाई जाती है। यानी एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इधर से उधर, फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें ज्यादा होता है। अकर इन एरियाज ऑफ एक्टिव फिल्ट्रेशन, जहां पे एक्टिव फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती हो उन एरियाज में फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल आपके किडनी, अब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और एंडोक्राइन हार्मोन सेक्रीशन। तीन जगहों पे मोस्टली आपको फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज मिलेंगी, क्योंकि किडनी से फिल्टर की जरूरत पड़ती है, परमिएबिलिटी की जरूरत पड़ती है, ब्लड को फिल्टर होना है वहां पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो परमिएबिलिटी है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज की वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उनको अब्जॉर्व करना है, तो अब्जॉर्व करना है तो इनमें परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो वो न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा। सेम एज एंडोक्राइन हार्मोन्स। एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा, उनमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनमें परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो ब्लड जो है वो हार्मोन के अंदर मिल पाएगा। एंडोक्राइन हार्मोन तो डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को ब्लड में मिलाती है, ब्लड में ड्रेन करती है, तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उनमें हाई परमिएबिलिटी है, तभी तो हार्मोन्स उस ब्लड के अंदर मिक्स हो पाएगा या उस ब्लड में एंटर हो पाएगा। तो जो इंक्रीज परमिएबिलिटी है वो इन फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। Fenestrated capillaries, fenestration are usually covered by a very thin diaphragm made up of extracellular glycoprotein. जो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं ये एक थिन एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर से कवर्ड की हुई रहती हैं। द डायफ्राम हैज लिटिल इफेक्ट ऑन सॉल्यूट एंड फ्लूइड मूवमेंट। वो डायफ्राम जो है वो किसी भी सॉल्यूट के मूवमेंट को उसके ऊपर अपना लिटिल इफेक्ट रखता है। In some digestive tract organ, the number of fenestration in capillary increase during active absorption of nutrient. कभी कभी ये जो है फेनिस्ट्रेशन जो कैपिलरीज होती हैं उन डाइजेस्टिव ऑर्गन में बहुत ज्यादा उनमें परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ, ताकि इनएक्टिव जो अब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो कंप्लीट हो सके। और लास्ट वन में आपकी आ रही है साइनोसॉइड कैपिलरी।
साइनोसॉइड कैपिलरी आर द मोस्ट परमिएबल एंड अकर इन लिमिटेड लोकेशन। ये भी मोस्ट परमिएबल होती हैं, अकर इन लिमिटेड लोकेशन, ये कुछ ही जगहों पे प्रेजेंट होती हैं पूरी बॉडी में, मतलब ये कॉमनली नहीं पाई जाती हैं बॉडी में। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये साइनोसॉइड जो वर्ड है इसका मतलब ये पूरी साइनोसॉइड जो कैपिलरी है इनमें क्या फर्क होता है, देखिए मैं आपको बताऊंगा ये क्यों, मतलब कुछ स्थानों पर ही पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। वाई दीज आर लिमिटेड इन एडिशन इन आवर बॉडी, बहुत लिमिटेड क्यों होती हैं ये। अकर इन लीवर, बोन मेरो, स्प्लीन एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला का मतलब एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं जिनको आप सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आउटर जो पार्ट होता है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, जो बीच का जो पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं, ध्यान रखिए। तो एड्रिनल मेडुला जो है वो स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर, इनमें मोस्टली जो है वो साइनोसॉइड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स एज वेल एज फेनिस्ट्रेशन, फ्यू टाइट जंक्शंस। इनके अंदर फेनिस्ट्रेशन यानी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्लेफ्ट, क्लेफ्ट यह देखिए आप, इनमें क्लेफ्ट को देखिए आप, ये रही देखिए क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है दो जंक्शंस के बीच में दरार का पाया जाना। दो जंक्शंस जो है उनके बीच में ये दरार पाई जाती है, खांच पाई जाती है, क्लेफ्ट पाई जाती है। दे हैव इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट होती है। आर इरेगुलरली शेप्ड एंड हैव लार्ज ल्यूमन दैट अदर कैपिलरी। तीनों कैपिलरीज के कंपैरेटिवली इनका ल्यूमन जो है वो बहुत लार्ज होता है। देखिए आप डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस कैपिलरी के अंदर जो जो आरबीसी है, जो एरिथ्रोसाइट है, ये स्क्वीज होके, स्क्वीज का मतलब मुड़ तुड़ करके बाहर निकलती है, ऐसे स्क्वीज होकर के पिचक करके बाहर निकलेगी। सेम एज फेनिस्ट्रेटेड में भी जो है वो क्या बोलते हैं, ये स्क्वीज होके बाहर निकलेगी, लेकिन साइनोसॉइड कैपिलरीज में वो बिल्कुल आराम से निकल के बाहर आ रही है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि कहाँ था अपना, are irregular shaped and have large lumen than other capillaries. Other capillaries के comparatively इनका lumen जो है वो large होता है। Allow large molecule and even cell to pass across their wall. Allows large molecules, ये बड़े molecules को भी pass out होने में help करती हैं, even though ये एक cell भी इनसे आराम से क्रॉस हो जाएगी। ब्लड फ्लोज स्लोली थ्रू देयर टॉर्टोरस चैनल। ब्लड जो है इनके चैनल्स के थ्रू बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है। मैक्रोफेजेस में एक्सटेंड प्रोसेस थ्रू द क्लेफ्ट टू कैच प्रे, और इन लीवर फॉर्म पार्ट ऑफ साइनोसॉइड वॉल। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर के अंदर मोस्टली, अब आप देखिए साइनोसॉइड का रोल क्या होता है। साइनोसॉइड का रोल ये होता है कि जो साइनोसॉइड टाइप की जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल अपन लीवर ही लेके चलते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। एक लीवर में जो है वो साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। अब लीवर के अंदर तीन तरीके का फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला फ्लूइड है बाइल जूस, वो भी लीवर में प्रेजेंट होता है। नंबर सेकंड है हेपेटिक आर्टरी से, हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी लीवर को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, तो एक हेपेटिक आर्टरी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक नंबर थर्ड है पोर्टल वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको बताया था पहले भी कि स्प्लीन से, पैनक्रियास से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से और स्टोमक से जो डिफरेंट वेन्स हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है,
सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, पैनक्रियाटिक वेन है, स्प्लिनिक वेन है। ये सारी वेन आपस में यूनाइट होकर के एक बड़ी वेन बनाती हैं जिसे पोर्टल वेन कहते हैं। अब ये पोर्टल वेन क्यों बनी? वो इसलिए बनी कि जो अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इस पोर्टल वेन के ब्लड के थ्रू लीवर में एंटर करते हैं, जहां उनका मेटाबॉलिज्म होगा और हमें एनर्जी प्रोडक्शन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। बेसिक सा फंडा है। तो तीनों जो सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन और बाइल सर्कुलेशन, तीनों आपस में मिक्स कभी नहीं हो पाते, नेवर मिक्स ईच अदर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइनुसॉइड कैपिलरीज इन द लीवर वॉल। लीवर वॉल के अंदर साइनुसॉइड कैपिलरी जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो इन तीनों को अलग अलग चैनल्स के थ्रू फ्लो करने में हेल्प करती है। ये वो चैनल्स बनाती हैं कि इन चैनल्स के थ्रू अलग अलग वो बहेंगे। ये होती हैं आपकी साइनुसॉइड कैपिलरीज। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूअस कैपिलरीज, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी और साइनुसॉइड कैपिलरी के 3 टाइप जो है, आप इनको और पढ़िएगा, और कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे इनके बारे में पूछिएगा कि और क्या है। नेक्स्ट अपने आ रही है, अपन ज्यादा इतना डीपली ना पढ़ के अब फटाफट करेंगे। अब देखिए, अब कैपिलरी लेवल पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई हो गया। अब इसके बाद में CO2 बाहर निकलेगी, सेलुलर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेल करेगी, तो एंड प्रोडक्ट के रूप में व्हाटएवर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन हीट और CO2 ये दोनों तो साथ में निकलेगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है कुछ भी हो सकता है वो सब लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो वहां से कैपिलरी, हम पहले आप ध्यान दीजिएगा, अब हम थिक टू थिन की तरफ आए हैं आर्टरी में, मोटे से लेके पतले की तरफ। सबसे ज्यादा आप इलास्टिक आर्टरी, थिक कैस्ट, फिर उससे नीचे आए मस्कुलर आर्टरी, थोड़ी कम थिकनेस, फिर हम आए आपकी डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, फिर उसके बाद हम आए आर्टरीओल, फिर आए हम कैपिलरीज। तो यानी कि हम कॉम्प्लेक्सिटी से जनरलिसिटी की तरफ आए। लेकिन अब हम यहाँ जनरलिसिटी से तो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, यानी थिन टू थिकनेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले थिन क्या है? यहाँ पे वेन्यूल्स है। वेन्यूल्स आर सिमिलर टू कैपिलरीज, venules are similar to capillaries, only one difference is that valves are present. Venule is an extremely small vein, ये small vein होती हैं, ranging from 8 to 10 micrometer in diameter, इनका diameter 8 to 10 होता है in diameter, formed when capillaries unite, जब कैपिलरी यूनाइट हो जाती हैं तो वेन्यूल का फॉर्मेशन होता है। Post capillary venule join multiple capillaries existing from a capillary bed. Multiple venule join to form vein. बहुत सारे वेन जो है, बहुत सारी कैपिलरीज, मल्टीपल कैपिलरीज मिलकर के मल्टीपल वेन्यूल बनाती है, मल्टीपल वेन्यूल मिलकर के वेन बनाते हैं। द वॉल ऑफ वेन्यूल कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम। वेन्यूल आप इसको हिंदी में केशिकाएं कहते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो ध्यान रखें, इनको आप केशिकाएं और वेन को शिरिकाएं कहते हैं। केशिकाएं तो अपन कैपिलरी को कहते हैं क्या? कैपिलरी को कहते हैं केशिकाएं? मुझे तो कंफ्यूजन हिंदी में पता नहीं। द वॉल ऑफ वेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम। जो वेन्यूल की जो वॉल होती है ये एंडोथीलियम से बनी होती है। ए थिन मिडिल लेयर विथ ए फ्यू मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। बहुत थिन लेयर इसके अंदर मसल्स की प्रेजेंट होती हैं और इलास्टिक फाइबर की प्रेजेंट होती हैं, प्लस एन आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। एक आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू के प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना तक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वेन्यूल्स एज well as capillaries are the primary site of immigration or diapedesis. डायपेडिसिस मैंने आपको बताया था, माइग्रेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज द प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस। माइग्रेशन
यानी कि आरबीसी सेल का ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है डायपेडेसिस होता है। तो वेन्यूल और कैपिलरी जो है ये प्राइमरी साइट होती है डायपेडेसिस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। venous valve, these are formed from fold of tunica intima। ट्यूनिका इंटीमा जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है उसके फोल्ड से वाल्व का फॉर्मेशन होता है वीनस के अंदर। दे रिजेंबल द सेमी लूनार वाल्व एंड फाउंड इन हार्ट चैम्बर। जैसे हार्ट चैम्बर के अंदर सेमी लूनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं, सेम इसी फॉर्म के अंदर ये वाल्व भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। रिजेंबल यानी उनके जैसे दिखाई देते हैं। They are most evident in the vein of the limb where the upward flow of blood is opposed by gravity। मोस्टली जो हमारे ये लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं या लोअर लिम्स हैं, उनके वीनस ब्लड के अंदर या वहां पे जो वेन प्रेजेंट होती है उन वेन के अंदर ये मोस्टली पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड को जो है वो एंटी ग्रेविटेशनल फॉर्म के अंदर पहुंचाना होता है। आपको पता है हर चीज ग्रेविटेशन की वजह से ऊपर से नीचे तक इजीली चली जाएगी, लेकिन नीचे से हमारे पैरों का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या हाथों की अंगुलियों का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर चढ़ करके कैसे पहुंचेगा? इसके लिए मोस्टली एक तो ये उन ब्लड वेसल्स में उन वेन्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ये वाल्व, जो लोअर लिम्स में जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो उस ब्लड के फ्लो को डायरेक्ट कर सकें, उसको दिशा निर्देशित कर सकें कि आपको ब्लड आपको जो है वो हार्ट की तरफ ही फ्लो होना है। इसलिए उनमें मोस्टली ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं। The return of venous blood to the heart is the normal movement of our body and limbs, that is skeletal muscles pump and vascular anastomosis। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में हार्ट के अंदर वीनस ब्लड जो है वो कैसे लौटता है, आप ये बताइए। हमारी पूरी बॉडी में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने के लिए तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से ब्लड पे धक्का लगता है, ब्लड आगे फ्लो होता है। पर वेन जो है, वेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उनके लिए तो हार्ट जैसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता बॉडी में। चलो हार्ट से ऊपर की जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, आपकी थोरेक्स है, नेक है, आपकी फेस है, आपकी क्रेनियल कैविटी है, हेड है, इन सब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ग्रेविटेशन के थ्रू आ सकता है। ग्रेविटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, सब चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन ये तो एंटी ग्रेविटेशनल जाएगा ना ब्लड। तो क्या है वो मैकेनिज्म जो इस तरह से वीनस ब्लड को हार्ट की तरफ फ्लो करते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर काउंटर करंट मैकेनिज्म। बताइए क्या होता है ये? बताइए काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस के बेसिस पे या फिर नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इसके लिए तीन मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहला होता है स्केलेटल मसल्स पंप, नंबर सेकंड होता है वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, और नंबर थर्ड होता है रेस्पिरेटरी पंप। ये तीनों क्या होते हैं ये हम इसी स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम बताऊंगा मैं, वो ये जो तीनों पॉइंट है इनकी पूरी स्लाइड है, आप डोंट वरी रहिए, मैं आपको उसी स्लाइड पे समझाऊंगा इनको ना, कैसे वीनस ब्लड हार्ट की तरफ लौटता है। कंपैरिजन ऑफ
आर्टरी एंड वेन्स। अब आप फटाफट से देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो में आर्टरी जो है कंडक्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये फाइनल वो है कंक्लूजन। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो यदि अपन देखते हैं तो आर्टरी का ब्लड फ्लो जो है अवे फ्रॉम द हार्ट है, वेन में ब्लड फ्लो जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट है। समझ में आ गया? जनरल अपीयरेंस देखें तो आर्टरी जो है वो राउंडेड शेप में होती है, वेन जो है वो इरेगुलर और कोलैप्स्ड फॉर्म में होती है। प्रेशर के हिसाब से देखें तो आर्टरी का प्रेशर, आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है, वेन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। वाल का थिकनेस यदि अपन देखते हैं तो आर्टरीज का जो वाल थिकनेस है वो ज्यादा मोटी होती है, वेन की जो वाल थिकनेस है वो पतली होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यदि देखते हैं तो आर्टरीज का में जो है हाई इन सिस्टेमिक आर्टरीज, लो इन पल्मोनरी आर्टरीज। चूंकि आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी भी है लेकिन वहां तो CO2 वाला ब्लड है ना, इसीलिए यहाँ पे दोनों को अलग से लिखा है। सिस्टेमिक जो आर्टरीज है, सिस्टेमिक आर्टरी आप समझ गए ना, आयोटा से पंप होने के बाद जो भी ब्लड वेसल्स जिस ब्लड वेसल्स में जाएगा वो सभी सिस्टेमिक आर्टरीज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिस्टेमिक आर्टरी जो है उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, सॉरी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है। वेन में यदि अपन देखते हैं तो जो सिस्टेमिक वेन्स हैं, यानी कि हमारी पेरिफेरी ऑफ द बॉडी से, हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली जो वेन है वो सिस्टेमिक वेन्स होती हैं, उनमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है, अपवाद है, आपको पता ही, एक्सेप्शनल है पल्मोनरी वेन, इट कैरी द हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग्स। दो पल्मोनरी वेन आती हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, इसलिए वहां पे हाइयर होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। वाल्व का यदि अपन देखते हैं तो आर्टरी में नो वाल्व प्रेजेंट, वेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वाल्व, मोस्ट कॉमनली इन लिम्स एंड इन वेन्स इंफीरियर टू द हार्ट। इंफीरियर टू द हार्ट का मतलब होता है हार्ट से नीचे की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, हार्ट से ऊपर की स्ट्रक्चर्स में की वाल की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो गिर के वहीं आएगा, ऊपर कितना भी फेंको आप किसी चीज को आएगी नीचे ही। लेकिन जो लिम्ब है और हार्ट से नीचे की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर वाल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमने आपको बताया था ब्लड प्रेशर क्या होता है, और आज हम आपको बता रहे हैं पल्स क्या होती है। किसने लिखा? आफ्टर ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट, आफ्टर ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट, जब ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो जाता है यानी पंप कर दिया जाता है, ठीक है, elastic fibers in the arteries help maintain a high pressure gradient as they expand to accommodate the blood then recoil। आप समझिएगा, मैं पल्स के बारे में एज ए एनाटॉमी के हिसाब से आपको ये बता रहा हूं कि पल्स जनरेट कैसे होती है, पल्स पैदा कैसे होती है, हमारा ये टॉपिक है। तो कहने का मतलब, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड के अंदर आयोटा को, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को आयोटा के अंदर पंप कर दिया जाता है, तो वहां पे जो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो उस हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अपने आप में एक्सपेंशन कर लेते हैं, अपनी वॉल को जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो ब्लड गुजरते ही वो एक्सपेंशन जो है वो वापस से रिकॉइल हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं पल्स। तो यही है, दिस एक्सपेंशन एंड रिकॉइल इफेक्ट इज नोन एज द पल्स, उसी को आप धड़कन या नब्ज कहते हैं। कैन बी पाल्पेटेड मैनुअली और मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिक, आप पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है वो रेडियल जो आर्टरी है आपके हाथ में, वहां भी आप इसको फील कर सकते हैं।
तो जब आप इसको पल्स को आप रेडियल आर्टरी अपने हाथ पे रखिए, देखिए रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी जब आप इसको फील करेंगे तो आपको ये एक्सपेंड हो रही है, फिर रिकॉइल हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, फिर रिकॉइल हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, फिर रिकॉइल हो रही है, ये पल्स कहलाती है। इट कैन बी रिकॉर्डेड बीट्स पर मिनट, हमेशा आप यूनिट लिखेंगे पल्स की, जैसे आप किसी इंडिविजुअल की पल्स आती है 72, तो आप लिखेंगे 72 बीट्स पर मिनट, इसकी यूनिट बीट्स पर मिनट है, साइकिल पर मिनट मत लिख देना, ऑफ एच मत लिख देना, बीट्स पर मिनट है इसकी यूनिट, ठीक है ना। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 18 टाइम्स, तो आप उसकी बीट्स पर मिनट मत लिख देना रेस्पिरेशन की, उसका लिखना आप 18 साइकिल पर मिनट, वो साइकिल कहलाती है। तो हर यूनिट आपको बहुत सोच समझ के आपको याद रखना है कि किस चीज की क्या यूनिट लिखी जाती है, मेन नंबर इसी बात के हैं। इट इज रिकॉर्डेड एज बीट्स पर मिनट, कॉमन साइट टू फाइंड ए पल्स आर, या ए में देखिए ये टेम्पोरल पल्स आप फील कर सकते हैं, बी में आप फीमोरल पल्स यहाँ पे फील कर सकते हैं, सी में आप पॉप्लिटियल पल्स फील कर सकते हैं, डी में आप पोस्टीरियर टीबियल पल्स फील कर सकते हैं, ई के अंदर आप कैरोटिड पल्स फील कर सकते हैं, एफ के अंदर आप ब्रेकियल पल्स को फील कर सकते हैं, जी में आप रेडियल पल्स को फील कर सकते हैं, और एच में आप डोर्सल पेडिस को फील कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो नाम बोले हैं टेम्पोरल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, तो इनके आगे में, इनके पीछे में आर्टरी नाम लगाऊं कि वेन नाम लगाऊं? क्या मैं टेम्पोरल वेन बोलूं या टेम्पोरल आर्टरी? क्या मैं फीमोरल वेन बोलूं या फीमोरल आर्टरी? यहाँ तो ये पल्स है, टेम्पोरल पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, पोस्टीरियर टीबियल पल्स, कैरोटिड पल्स, पर हम मेजर किसको कर रहे हैं, हम फील किसको कर रहे हैं, आर्टरी को कि वेन को? आर्टरी सर, आर्टरी। आर्टरी। आर्टरी को। यस सर। शाबाश। कोई और ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं सर हम वेन को फील कर रहे हैं? है कोई आप में से जो ये महसूस करता है नहीं सर हम वेन को फील कर रहे हैं? एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ओनली एंड ओनली हम वेन को फील, वो आर्टरी को फील कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है? ये 2 तरीके से होता है। मैं आपको फिर आज एक अच्छी बात बताऊं कि हमारी पूरी बॉडी जो है ना, उसको कंट्रोल करता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करके चलते हैं। जितनी भी होम्योस्टेसिस होनी है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होनी है, वो सभी अंडर द गाइडेंस ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। ये बात मैंने आपको शायद स्टार्टिंग के अंदर भी, मैं जब क्लासें अपनी चली थी तब मैंने ये बात आपको समझाई थी। फर्क क्या होता है, आप इनमें से दोनों को ही कम नहीं आ सकते। नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की वजह से दोनों अपोजिट काम ना करके दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। नर्वस सिस्टम सोचे कि मैं बढ़ाऊं, एंडोक्राइन सोचे कि मैं बढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम चाहे तो 1 मिनट में एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ सकता है, और एंडोक्राइन सिस्टम चाहे तो वो नर्वस सिस्टम को बिगाड़ सकता है। इसलिए दोनों दुश्मनी की तरह काम नहीं करते, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक बन के काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं,
तब जाकर के हमारी बॉडी जो है वो एक ह्यूमन लिविंग के रूप में हम नॉर्मली सरवाइव कर पाते हैं। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है हेड टू फुट, वो सभी सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं, अब सेल में जो क्रिया हो रही है वो टिश्यू में हो रही है, जो टिश्यू में हो रही है वो ऑर्गन में हो रही है, जो ऑर्गन में हो रही है वो सिस्टम में हो रही है, और जो सिस्टम में हो रही है वो ह्यूमन बॉडी में हो रही है। तो सारी सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय द, अब ब्लड प्रेशर भी तो सेलुलर एक्टिविटी है, ब्लड प्रेशर भी तो, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर भी तो सेलुलर एक्टिविटी है। ब्लड प्रेशर बढ़ाता कौन है? यदि कार्डियक मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करती है तो। और कार्डियक मसल्स किससे बनती है? कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियोमायोसाइट्स क्या है? सेल ही तो है, सिंपल सी बात है। अब ब्लड प्रेशर क्या है? सेलुलर एक्टिविटी है। तो जितनी भी एक्टिविटी है वो सभी कंट्रोल न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से की जाती है। यहाँ पे अपन हार्ट पढ़ रहे हैं तो अब इसमें हम ये देखेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये स्लाइड और ये स्लाइड दोनों इंपोर्टेंट है। कल अपन इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आज की अपनी क्लास